भरोसा करके आपको 25 एमएलए दिए, आपने हमें बदले में क्या दिया? बेरोजगार युवा दिया, महिला अत्याचार दिया, महंगाई दी, स्मार्ट मीटर दिए, टोल टैक्सेस दिए, तमाम टैक्स टेररिज्म दिया, जीएसटी दिया जिससे व्यापार जम्मू का खत्म कर दिया। आपने हमें क्या दिया जनाब? सर, उन्हें पता होता कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा तो क्या एक बाहर से आए हुए एलजी को ज्यादा पावर दी जाती? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ बैठे हुए जो जम्मू के भाजपा के नेता है वो इसको किस तरह से देखते हैं? आज जिस तरह से इन्होंने जम्मू को भी आतंकवाद में छोड़ दिया, रोज हमारे फौजी मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं, हमारे यात्रियों 10 मारे गए, तो इस पे इनका क्या जवाब है? आतंकवादी कौन बढ़ा रहा है आतंकवाद को? हमें याद है 1990 का दशक, तब भी आप सड़कें जो चौड़ी थी, पैसा खाने के लिए आपने फुटपाथ को चौड़ा कर दिया, तो यहाँ आज आपने पूरा जाम लगा दिया जम्मू शहर के अंदर बिना सोचे समझे। हम सोचते थे कि सिर्फ देश का प्रधानमंत्री जो है वही शायद उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है जो इंजीनियर्स हैं वो भी वहीं उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा जब से हुई है तब से सियासत में काफी हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में चाहे भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या फिर पीडीपी या अन्य पार्टियां हो, काफी घमासान देखने को मिल रहा है। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग पार्टियों को अलविदा कह रहे हैं। तो ऐसे में एक नया मोड़ आया कि राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर विजिट होता है। उस विजिट के दौरान उनकी बातचीत फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से होती है और फाइनली जो है उनका गठजोड़ बन जाता है, यानी अलायंस पे जो है वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि घोषणा भी कल कर दी गई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर है नम्रता शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका वेलकम है और सीधा एक सवाल रहेगा कि एक लंबा अंतराल, लगभग 10 वर्ष का बहुत लंबा अंतराल होता है और समय बहुत कम, तो कैसे देखती हैं कि एक तो चुनावी बिगुल बज चुका है, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में मतलब कि काफी दमखम जो है वो दिखा रहे हैं, तो कैसे देखती हैं? एक तो चुनाव का अंतराल लंबा और काफी कम समय, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने इंटरवेन किया और डायरेक्शन दी केंद्र की सरकार को और चीफ इलेक्शन कमीशन को कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाया जाए। सितंबर 30 की डेट निर्धारित की गई, वरना आज भी जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया, जिस तरह से यहाँ लोकतंत्र का कत्ल किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और जिस तरह से एक रिमोट कंट्रोल से सरकार केंद्र द्वारा चलाई गई, वो आज भी चलता रहता। लेकिन धन्यवाद है, आभार है सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने इस चीज को समझा और लोकतंत्र को यहाँ बहाली के लिए आज हमें 10 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर की जनता आज अपने वोट का हक पा सकी है और अब वो लोग यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट को। तो मैम, कैसे देखती हैं कांग्रेस और जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस, और दूसरी तरफ भाजपा जो है हमलावर है कि बैसाखियों का सहारा लिया जा रहा है और कांग्रेस पे कई आरोप, और फारूक अब्दुल्ला पे भी वो कह रहे हैं कि एक कांग्रेस क्या बैसाखियों के सहारे चल रही है, कैसे देखते हैं मैम? देखिए, हम तो इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, इनको पता नहीं कहाँ से लगता है। और जो खुद बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, जो नीतीश नायडू की बैसाखियों के सहारे चल रहा है अलायंस केंद्र के अंदर, वो आज किस हक से हमें बोलता है कि हम बैसाखियों के सहारा? देखिए, एक ऐसी डिफिसिव फोर्स को हमें यहाँ डिफीट करना है जिसने यहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटा, लोकतंत्र को खत्म किया, यहाँ बेरोजगारी दर को 45 वर्षों में सबसे अधिक किया, यहाँ लोगों को चुनावी हक से महरूम किया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को विदहेल्ड कर दिया। यहाँ आज पंचायत के चुनाव हो, कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, चाहे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे चुनाव हो, सबको यहाँ रद्द कर दिया गया। तो आज हमने जिन ताकतों के साथ हम हैं वो हैं सेकुलर फोर्सेस, और आज भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए वो किनके साथ हैं। जो जमाते इस्लामी के कंधे पे चढ़ के आज कश्मीर के अंदर एंटर होना चाहते हैं, वो हमसे प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछने की आज उनकी वो हैसियत रह गई है कि आज वो विपक्ष से प्रश्न पूछे या जम्मू की जनता से प्रश्न पूछे? आज वो उस कटघरे में है जहां उनकी जवाबदेही तय हो चुकी है और जवाब देने के लिए वो विवश है कि आप बताइए, आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या किया, महिला अत्याचारों पे क्या किया, महंगाई पे आज जवाब दीजिए। तो जब इस तरह के सवाल से वो घिर गए, और कल जो तांडव उनकी पार्टी में हुआ वो अपने आप से सब साफ स्पष्ट दर्शाता है कि भाजपा अपनी जो हार है उसको देख के आज बुखलाई है और इधर उधर की बातें कर रही है। देखिए, सबसे पहले जब एलजी को ज्यादा पावर्स दी गई, जब अमेंडमेंट की गई, जो हमारा यहाँ पे आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर कि एलजी को ज्यादा ताकत दी जाएगी, भाजपा ने तो अपनी हार उसी तरह उसी वक्त अपनी मान ली थी, तभी तो एलजी को ज्यादा पावर दी।
अगर उन्हें पता होता कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा तो क्या एक बाहर से आए हुए एलजी को ज्यादा पावर दी जाती? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ बैठे हुए जो जम्मू के भाजपा के नेता है वो इसको किस तरह से देखते हैं। आज देखिए जम्मू कश्मीर जो एक प्रिंसली स्टेट थी, जहां अपना मुख्यमंत्री नहीं, अपने यहाँ राजा हुआ करते थे, उसके बाद अपना प्राइम मिनिस्टर था, फिर किस तरह से इसको हमने धीरे धीरे करके 370 में जो चीजें थी, जो चीजें जरूरी थी देश के संविधान में थी, देश के संविधान को यहाँ किस तरह से लागू किया जाए, उसके लिए पूरी एक प्रक्रिया को सेट किया गया और कांग्रेस ने इस पे काम किया और लोगों को बीच साथ मिला के काम किया। इन्होंने जो काम किया वो ये किया कि जम्मू के मिनरल रिसोर्सेज को लूट के बाहर बेचा, जम्मू की जॉब्स को बाहर बेचा, सब कुछ आउटसोर्स कर दिया, एक छोटे से छोटा ठेका भी बाहर के लोगों को दिया। यहाँ आज गुजराती ठेके लेते हैं, यहाँ आज यूपी वाले ठेके लेते हैं। देखिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि हर इस एक फेडरल सिस्टम में हर स्टेट को मजबूत होना होगा। तो आज जब तमिलनाडु अपने लिए स्पेशल स्टेटस मांगता है, बिहार अपने लिए स्पेशल स्टेटस मांगता है, वो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के पास था, अपने हिमाचल में दे रखा है ना 371, आपने नॉर्थ ईस्ट को दे रखा है। तो अगर वो चीज वहां के लिए सही है, यहाँ के लिए गलत कैसे? और अलगाववाद पे चोट मारने की बात किया करते थे। मैम एक और सवाल रहेगा इसके बीच में कि उमर अब्दुल्ला का डिप्लोमेट्स जी कहते थे कि 370 हमने तोड़ी है तो यहाँ पे हमने आतंकवाद पे एक बड़ा हमला किया है। आप बताइए जम्मू कश्मीर, जम्मू स्पेशली सैनिटाइज हो चुका था बिल्कुल, मिलिटेंट एक्टिविटी मुझे नहीं लगता एक भी होती थी 2004 से 14 तक जम्मू के अंदर। अगर कश्मीर घाटी में भी कहीं साउथ कश्मीर के अंदर नजर आती थी तो वो भी छुटपुट थी। आज जिस तरह से इन्होंने जम्मू को भी आतंकवाद में छोड़ दिया, रोज हमारे फौजी मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं, हमारे यात्रियों 10 मारे गए, तो इस पे इनका क्या जवाब है? आतंकवादी कौन बढ़ा रहा है आतंकवाद को? हमें याद है 1990 का दशक भी, तब भी आप वीपी सिंह की सरकार को समर्थन कर रहे थे कश्मीर, दिल्ली के अंदर, तब यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स का माइग्रेशन हुआ। तो आप आज सवाल पूछने के हकदार तो बिल्कुल नहीं है, आपकी जवाबदेही है और आपको अब जवाब जनता जब पूछ रही है कि आप बताइए जनाब, हमने आप पे भरोसा करके आपको 25 एमएलए दिए, आपने हमें बदले में क्या दिया? बेरोजगार युवा दिया, महिला अत्याचार दिया, महंगाई दी, स्मार्ट मीटर दिए, टोल टैक्सेस दिए, तमाम टैक्स टेररिज्म दिया, जीएसटी दिया जिससे व्यापार जम्मू का खत्म कर दिया। आपने हमें क्या दिया जनाब? सड़कें जो चौड़ी थी, पैसा खाने के लिए आपने फुटपाथ को चौड़ा कर दिया, तो यहाँ आज आपने पूरा जाम लगा दिया जम्मू शहर के अंदर। बिना सोचे समझे हम सोचते थे कि सिर्फ देश का प्रधानमंत्री जो है वही शायद उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो इंजीनियर्स हैं वो भी वहीं उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। नहीं तो इंजीनियर्स का काम था कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, किस तरह से हम मैनेज करें ट्रैफिक को। ज्यादा सड़क चौड़ी होनी चाहिए ना, चौड़ीकरण होना चाहिए जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। सड़कें छोटी कर दी गई, संकीर्ण कर दी गई। जो सीवरेज सिस्टम की बात किया करते थे जिसपे करोड़ों रुपया पैसा इन्होंने खाया, आज वो सीवरेज सिस्टम का हाल जब स्मार्ट सिटी ने देखा तो एक नायब तहसीलदार मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी का मर गया। कभी हुआ था कि पानी आया बरसात में और उसमें एक नायब तहसीलदार की मौत हो जाए? कितना दुखद है कि जम्मू कश्मीर को लूटने वाले वो लुटेरे आज प्रश्न पूछते हैं। किस हक से प्रश्न पूछते हैं? वो ये वही है, इन पे सवाल है। आज आप पीडीपी को कहते थे बाप बेटी ने सरकार लूटी, प्रधानमंत्री जब गए 2014 में किश्तवाड़, वहां बड़ी जोर से कहा बाप बेटा लूट के खा गए, बाप बेटी ने देश इस जम्मू कश्मीर को लूटा। जिन्होंने लूटा था उन लुटेरों के साथ तो आपने सरकार बनाई। तब आपके डिप्टी सीएम कहते थे मुझे पता होता कि अंदर बुरहान वानी है तो हम इनकाउंटर ना करते। आप लोग फौज पे एफआईआर लगवाने वाले, आप आज बात करते हैं, आप हक नहीं रखते, आप तमाम हक खो चुके हैं। इन्हीं के एक एमएलसी ने पीएमओ में बैठे हुए लोगों पे आरोप लगाए कि यहाँ जो मिनरल का पैसा जा रहा है, जो मिनरल्स की चोरी हो रही है, लूट खसूट का जो पैसा जा रहा है रेत बजरी का, वो कहाँ जाता है? पीएमओ हाउस जाता है। उस पर आज तक भी ना कोई इंक्वायरी बैठी गई, ना केंद्र ने उस पर कोई बात की। यहाँ छोटी सी बात पे ये जो विरोधी पार्टियों के नेता, उनके घर तो ईडी सीबीआई के रेड हो जाती है, इस पे कोई इंक्वायरी हुई? तमाम जो चीजें हैं आज खुलासा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ना कोई भ्रष्ट है, ना कोई झूठा है, ना कोई ऐसा उनके अंदर तमाम। आज देखिए जब कल आपने तांडव देखा है ना, आपने तो कवर किया होगा कल बिल्कुल। जो हुआ भाजपा के अंदर, ये तांडव अपने आप जो लिखा है, तस्वीर जो लिखी है दीवार के ऊपर, जो हम कहते थे कि भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, कल तो उसका आपने जीता जागता उदाहरण देखा कि किस तरह से वहां पे आरोप लगाए गए कि अटैचियां चली हैं। कहाँ चली हैं अटैचियां जनाब? क्या हुआ है?
तो आज जो आरोप है वो बहुत गंभीर हैं और जम्मू की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने 10 वर्षों के अंदर बेड़ा गर्क होते देखा है जम्मू कश्मीर का, युवा को बेरोजगार होते देखा है, महंगाई की मार झेली है। आज अगर पेट्रोल डीजल 100 का दशक पार कर गया, जो 60 रुपए का था, तो किसने किया है? किसके कार्यकाल में हुआ है? मोदी जी आपके कार्यकाल में हुआ है। 1100 का सिलेंडर जिसको आपकी नेत्री गले में डाल के घूमती थी, किसने किया है? आपने किया है 450 के सिलेंडर को 1100 पार। आपने आज दाल के भाव, आग, टमाटर, प्याज, आलू के भावों को जो आग लगी है, किसने लगाई है? आपने लगाई है जनाब। गरीब की थाली से आपने रोटी छीनने का काम किया है। आप हक रखते हैं बात करने का और आतंकवाद पे बात करते हैं। जनाब आप आतंकवाद पे आप बताइए कि आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखा था कि 370 को और सुदृढ़ किया जाएगा, वो आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखा था कि आप अलगाववाद से बातें करेंगे, बातचीत करेंगे, या आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। नहीं तो सेल्फ रूफ का नारा तो तब भी था पीडीपी का, वो तो अपनी जगह अडिग थे। आप लोगों को सत्ता जब आप लोगों को छोड़नी पड़ी, तब महबूबा मुफ्ती ने आपने किन चीजों पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया था? जब आपसे देश पूछने लगा तब आपको किस तरह से मुंह छुपा के निकलना पड़ा बाहर। देश अभी भूला नहीं है, जनता भूली नहीं है। तो इसलिए तमाम चीजों पे आज भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है। जब एक कल्प्रिट होता है ना, उसको जवाबदेही होती है, वो सवाल नहीं पूछता। आज इनकी जवाबदेही है, बिकॉज दे आर कल्प्रिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। They have broken Jammu and Kashmir a state into UT. They have degraded our status. They have lost all rights to ask questions to others. They have only to reply and they'll have to answer all these questions during these elections. And आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं उसी पे आता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का डिप्लोमेट से मिलना और साथ में वापिस कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये मिलकर अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्या उन चीजों पे मतलब कि कैसे देखती हैं आप? एक बड़ा एलिगेशन। अब मैं आपसे थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। हाँ जी। विश्व गुरु किस लिए कहा जाने लगा था? मोदी जी ने अपने आप को विश्व गुरु क्यों बताना शुरू किया था? एक सोशल मीडिया पे अपनी पब्लिसिटी एड्स चलानी शुरू कर दी कि मैं विश्व गुरु हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं भगवान द्वारा भेजा गया हूँ, इनफैक्ट मैं भगवान हूँ, मैं स्वयंभू हूँ। वो स्वयंभू अमेरिका जाके अब की बार ट्रंप सरकार किसने नारा दिया था? अब वही अमेरिका अगर यहाँ डिप्लोमेट को भेजता है कि आप विपक्ष की पार्टी से मिलो, तो कमजोरी आपके अंदर है जनाब। अंतरराष्ट्र की नजर है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और जिस तरह से जम्मू जल रहा है, कश्मीर तो जला ही दिया, जम्मू को भी जला दिया आपने। चाहे आपने नोटबंदी की, तब भी आपने कहा कि आतंकवाद पे चोट होगी। तो आज जब आपकी विफलताएं हैं, जब आज दुनिया की नजर है, ये वही अमेरिका है जिसने थोड़ी देर पहले ट्रेवल एडवाइजरी की थी कि आप जम्मू कश्मीर मत जाइए, आप मणिपुर मत जाइए। तो इस तरह की तमाम चीजों पे जब अंतरराष्ट्रीय नजर है, तो आज जवाबदेही तो है भारतीय जनता पार्टी की जनाब। आप जो यूक्रेन जाके वॉर रुकाते हैं, मणिपुर में बढ़ती हिंसक घटनाओं को आप रोक ना पाए। कल महिलाओं, 2 बच्चियों ने कल लटक के अपनी जान दे दी है यूपी के अंदर, जो जन्माष्टमी का उत्सव मनाने जा रहे थे। अब वो खुद लटकी हैं या उनको लटकाया गया है दुष्व्यवहार करने के बाद, ये तो बाद में मामला है। जो बच्चियों को एक अच्छा माहौल ना दे पाए, जो बहू बेटियों को इज्जत ना दे पाए, वो सत्ता में बने रहने के हकदार हैं। तो आज ये लोग पूरी तरह से, अगर कोई आज इस देश में बढ़ते क्राइम के लिए, कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए कोई जिम्मेवार है, क्राइम अगेंस्ट यूथ के लिए कोई जिम्मेवार है, क्राइम अगेंस्ट ओल्ड पीपल के लिए कोई जिम्मेदार है, इट इज नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदीज रजीम हु इज टू बी ब्लेम्ड। तो आज वो जिन्होंने इस देश का इस तरह से हुलिया बिगाड़ के रख दिया, जिस देश को बनाने में हमने अपने खून से सींचा, जिस देश को, जिस देश में हमने अपने जीवंत प्रधानमंत्री खोए, हमने इंदिरा जी को खोया, हमने राजीव गांधी जी को खोया, हमने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को खोया कि देश की अखंडता बनी रहे। तो उस देश की बात मैं कल परसों और भी कुछ देख रही थी कि बाहर, जब अभी पिछले दिनों जो दौरा किया अभी नरेंद्र मोदी जी ने, वहां जाके उन्होंने कहा कि जब 1953 में कोई बात हो रही थी, तो नेहरू जी ने जिस तरह से उसमें इंटरवेन किया इंटरनेशनल लेवल पे, वो कमेंडेबल जॉब था। तो ये नेहरू जी को गालियां निकालते हैं, जिसको अंतरराष्ट्रीय जो नेता थे, जिनको आज अंतरराष्ट्र में माना जाता है कि एक नेतृत्व किसी ने जब भारत को दिया, किसी ने वो सोच दी कि देश कैसा होगा, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे कैसे इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को अवेलेबल की जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, तो उन लोगों को आज दुनिया सलाम करती है।
ये आज हर बात पे नेहरू पे इल्जाम लगाने वाले, तो इनको आज अपने अंदर झांकने की जरूरत है, इनको अपने संगठन को देखने की जरूरत है कि किस तरह से भ्रष्ट नेताओं से भरी हुई पार्टी आज आरोप लगाती है। तो इन ये सब हक खो चुके हैं आरोप लगाने का, प्रत्यारोप लगाने का। आज जवाबदेही है, जवाब दीजिए जवाब। आज अब बताइए आपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए क्या किया, कितनी इंडस्ट्रीज आई हैं, कितनी लगी हैं 10 साल के अंदर, बताइए, आंकड़े बताइए ना। सिर्फ आप आंकड़ों में घुमाते हैं। आज भी कोई इंडस्ट्री इन द्वारा लगाई गई हो बंद करके लोग यहाँ से चले गए। जो चीजें यहाँ उनको फराहम थी पहले, जो हम दिया करते थे, उनसे भी आपने उनको महरूम किया। लोगों ने इंडस्ट्रीज बंद की, कितनी दुकानें बंद हो गई, होटल्स बंद हो गए जम्मू के। आपने जम्मू से व्यापार खत्म कर दिया। तो आप लोग तो जीत के जम्मू से आए थे ना जनाब। आज भी आपसे पूछो तो आप कश्मीर की बात करते हैं। मैं कश्मीर थी पिछले दिनों, वहां के लोग भी बता रहे थे कि किस तरह से ये 3 बजे के बाद तो उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता। तो आज जो भी ये बातें करते हैं, जिस तरह से ये चलाना चाहते हैं सारे सिस्टम को, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर उस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। आज चुनाव आ गए हैं, इंडिया अलायंस पूरी की पूरी 90 की 90 सीटें जीत के अपनी यहाँ सरकार बनाएगा। मुझे नहीं लगता कि आज जो दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमानत भी जब्त करवानी पड़ेगी हर 90 सीटों पे। ठीक है, 1 मिनट रुकना मैम। यस, ठीक है। अब मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, फिर क्लोज करते हैं। लाइव है? ना ना, लाइव नहीं है मैम। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो अलायंस हुआ है, इस अलायंस में हमने ये देखा है कि कुछ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता वो भी नाराज़ हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग का तो प्रोसेस चलना ही है, और कुछ कांग्रेस के भी। मैम कैसे देखती हैं, तो क्या उनकी नाराज़गी को लेकर पार्टी कुछ इस तरीके की उनसे कोई बातचीत करेगी, या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस एक सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। कांग्रेस का नेता वर्कर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 90 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, और एक नेता की ये आकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़े, और होनी भी चाहिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, और होना भी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से हमें एक डिफिसिव फोर्स को, मैंने आपसे पहले भी बात करी कि जब हमें हमारा मुकाबला जब बड़ा हो, जब हमारे एक बड़े उद्देश्य के लिए हमें जाना हो, तो हमें इस तरह की परिस्थितियां थी कि हमें साथ मिलकर चलना होगा। और एक हमने उसमें हमने जो अलायंस किया है, जिसके लिए हमने बड़ा विचार विमर्श करके, आपने देखा कि शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से आया, बहुत गहरी बातें हुई, उसके बाद ये एक अलायंस हुआ। मुझे लगता है कि एक मजबूत अलायंस है। जो लोग आज थोड़े से नाराज भी हैं, उनको भी मनाया जाएगा। पार्टी के लोग हैं, पार्टी के कैडर के लोग हैं, पार्टी के लिए उन्होंने बहुत समय दिया है, पार्टी को उनका बहुत सम्मान है, और वो भी पार्टी को बहुत प्यार करते हैं। वो जो आज वो थोड़े से अगर नाराज होंगे भी, वैसे अभी तक कोई ऐसा हमें खबर नहीं है, अगर होंगे वो पार्टी के लोग हैं। पार्टी के लिए उनका भी उद्देश्य यही है कि पार्टी मजबूत हो, और आप देखेंगे कि इन्हीं चुनावों में वो अपनी तन मन धन से सेवा करेंगे ताकि पार्टी विजयी हो, और यहाँ हमारी सरकार भरपूर बहुमत से बन सके। भाजपा को यहाँ से मुंह की खानी होगी, ये मैं आपको आज आपके माध्यम से बताना। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थी धन्यवाद। हमारे साथ नम्रता शर्मा जी, जिन्होंने विशेष तौर पर सारी बातचीत जो है वो की है। तमाम इन्होंने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं, और साथ में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर इन्होंने चर्चा की है कि अगर पार्टी के अंदर या कुछ लोग जैसे नाराज हैं तो उन्हें मनाया जाएगा, जबकि ये जो निर्णय लिया गया है गठबंधन का, ये हाईकमांड से उनके साथ काफी बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया गया है। अब देखना ये है कि जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है क्या कुछ रंग दिखाता है, क्योंकि काफी कम समय में जो है ये चुनाव का जो टाइम था वो काफी कम है, और साथ में हर किसी की नजर जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर। नमस्कार।